हम खड़े हैं ओल्ड फरीदाबाद भाटवाड़ा में। मेरे साथ शिवा गर्ग जी हैं। इनके साथ क्या दिक्कत है, क्या है मामला, बात करेंगे, इनसे जानेंगे। शिवा जी, क्या मामला है? मेरा नाम शिवा शर्मा शिवा गर्ग। ये अजीत भाटिया जो हवलदार है, जिसने हमारे घर पर कब्जा कर रखा है, जो भाटवाड़े में है, जो 5 साल से हमारे यहाँ पे सेक्टर 16 में रहता था पहले। उसके बाद हमने वो वाला मकान बेच दिया और वहाँ से बोला कि क्या नाम है, मेरे लिए ना किराए पे अभी यहाँ पे सेक्टर 16 में कोई जगह नहीं मिल रही है और मेरे बच्चे इसमें पहले ही आपके 16 सेक्टर के मकान में किराए पे रहते? हाँ जी। उसके बाद इसके लिए जगह नहीं मिल रही थी रहने के लिए। बोल रहा कि मेरे बच्चे स्कूल प्राइवेट में पढ़ते हैं, अभी मैं कहीं जाकर शिफ्ट नहीं हो सकता। तेरा उसको ये वाला मकान, इस वाले मकान के बारे में पता था कि हमारा ये वाला मकान यहाँ पे है। तो वो बोलता है कि मैं ना कुछ टाइम के लिए इसमें किराए पर रह रहा हूँ, उसके बाद जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं खाली कर दूँगा। उसने 10,000 रुपये में ये महीने के लिए किराए पर लिया। पूरा मकान नहीं लिया इसने, 2 कमरे नीचे के 2 कमरे। 10 कब लिए थे किराए पे? ये लिए थे फरवरी में, जो इसी फरवरी में 2023। हाँ जी। उसके बाद इसमें एक जो किराए पे रहती थी, एक और औरत पहले से ही रह रही थी, वो भी इसी की जानकारी थी, यही लेके आया था उसको भी। तो यहाँ उसके बाद मेरे पापा को कैंसर हुआ था, तो उसकी वजह से हम सारे उसी में लगे हुए थे। इनकी लास्ट स्टेज थी। तो उसके बाद इसको पता था, ये देखने भी आया था, क्योंकि जब तक कुछ बात नहीं थी ऐसी। तो मेरे पापा किराए पे रहते थे यहाँ पे, तो हमने सोचा कि उनके लिए जब वो रहे हमारे पास रहे तो उनका सामान भी हम यहीं पे रखवा देते हैं जब तक के लिए। तो मैं यहाँ पे आती हूँ तो इसने काम शुरू करा रखा था यहाँ पे। जो भी हमारे किराएदार थे पहले वो निकाल दिए थे, बस एक औरत थी जो पहली किराएदार जो ये लेके आया था, वो ही यहाँ पे रह रही थी। कितने किराएदार रहते थे तब यहाँ पे? 3 किराएदार रहते थे। उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ पे आती हूँ तो मेरे से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पे आने की, तू कौन होती है आने वाली? मैं बोली, मैं कौन होती हूँ, मैं करण की वाइफ हूँ, जितना उनका हक है इतना ही मेरा हक है। तो बोला कि आज तो आ गया, आज के बाद यहाँ पे पैर रख दिया ना तेने तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और पहले अपने आदमी से उसने लैंग्वेज गलत बोली कि अपने खसम से पहले पूछिए उसके बाद यहाँ आइए, वरना यहाँ पे पैर रखने की तेरे लिए जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चली गई। उसके बाद भी ये केस चलना शुरू हो गया। एक दिन ये आए फिर बाद में ये बोले तुम ऐसे क्यों बोल रहे थे? तो बोला कि मैंने तो ये 8 लाख में मैंने मकान ले लिया, जो कि 50 लाख की प्रॉपर्टी है, जो हम 8 लाख में कैसे बैठी है? ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कीमत 50 लाख। हाँ जी। और जो कि वो कह रहा कि मैंने 8 लाख में ये खरीद लिया। हम कोई कागज वगैरह भी बनवा रखे हैं इसके उन्होंने? उसने एग्रीमेंट बनवा रखा है इसका, फर्जी कागज फर्जी कागज लेके घूम रहा है वो। अच्छा। उसमें उसने लिखवा रखे 16 लाख रुपए, कहाँ से इसने हमें दे दिए? नोटबंदी एक तो भी हुई है और 16 लाख रुपए कहाँ से लेके आ गया जी। उसके बाद हमने डीजीपी के पास भी गए हैं। पहले हमने 112 पे यहीं पे खड़े होकर हमने कॉल करी है, यहाँ पे आने से मना कर दिया, बोल के उल्ट के थाने में आओ। फिर हम थाने में गए हैं, वहाँ पे हमें बुलाया है। वहाँ पे जाने के बाद पीसीआर भी वहाँ पे आ गया। वहाँ पे हमने फोटो दिखाया, हमारी मतलब रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया कि हम इसकी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। रीजन क्या बताया? हमने जो मकान का रीजन बताया, बोले कि इसकी तो ऊपर तक पहुँचे, इसका यही काम है, हम इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। तो तुम्हारा ये सब कुछ जो है कोर्ट में जाके होएगा। हम कोर्ट में जाते हैं। थाने से आपको ये जवाब दिया गया कि ये जो जिसने कब्जा किया है, हाँ जी, उसकी पहुंच ऊपर तक है और इसके खिलाफ रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कर सकते हम। उसके बाद हमें कोर्ट में बोले कि फोटो दिखाओ इसका। हमने जैसे ही फोटो दिखाया उन्होंने रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया, बोलते कि आप जाओ यहाँ से। अच्छा। हम जाकर कोर्ट में जाते हैं। उसके बाद कोर्ट से भी हमें मतलब ये है हमारे लिए चक्कर कटवाए। हम कौन कौन से सेक्टर में गए थे थाने में? सेक्टर 12 गए थे, एसीपी साहब के पास, सेक्टर 31 गए एसीपी साहब के पास, सीपी ऑफिस गए, उसके बाद डीजीपी ऑफिस गए चंडीगढ़। वहाँ पे भी हमारी कोई मतलब सुनवाई नहीं की गई है। चंडीगढ़ तक आप हो क्या? यस मैम। चंडीगढ़ से आने के बाद उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे एसीपी के पास भी भेजा, वो जो पूजा वशिष्ठ है उनके पास भी भेजा उन्होंने। फिर हमारे लिए सेक्टर 31 डीजीपी के पास, देवेंद्र कुमार के पास जी। इनके पीछे कुछ पुलिस वाले हमें सही भी मिले, जिन्होंने सही सलाह दी थी हमें, कुछ गलत भी मिले थे कि जैसे भी है तुम इससे निकाल लो, क्योंकि इसका यही काम है। ये अपनी सिर्फ पुलिस की दोस्त दिखाता है, वर्दी के ऊपर है। नहीं तो अगर ये कह रहे हैं इन्होंने 8 लाख में आपसे खरीदा है तो पेमेंट कैसे किया है? कोई पेमेंट कह रहा है वाई कैश दिया है मैंने, और उसका कोई प्रूफ नहीं दिखा रहा। कोर्ट में प्रूफ मांगा मगर इसके पास कोई प्रूफ नहीं है उसे दिखाने का। ये 16 लाख बोल रहा है और मेरे से कही है मैंने 8 लाख में ये खरीद लिया। खरीदा किससे? जब मकान आपका है तो खरीदेंगे किससे? खरीदेगा जब इनके नाम होगा। मकान तो इनके भी नाम नहीं है, दादा के नाम प्रॉपर्टी है, ये कैसे बेच सकते हो उसे? मतलब आपके तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, जो मकान है वो आपका नाम पर करण गर्ग के नाम पर ये मकान है और इनसे कहा जाता है कि ये मकान खरीद लिया गया है। और इनकी जो वाइफ है उनसे कहा जाता है कि आपके हस्बैंड से मकान खरीद लिया गया है, लेकिन जो मकान है, जो प्रॉपर्टी है, वो करण गर्ग के नाम पर ही नहीं है।
इनके दादाजी के नाम पर है जी। तो हम दोनों को भेज दिया जाता है यहाँ से। हमें पीछे से धमकी देती है, या तो तुम इस मकान को छोड़ दो, मतलब धमकी भी दे रहा है हमें। उसके बाद अब इसने लगा दिया स्कूटी का। अब स्कूटी जब इस पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं, जो जबकि हमारी इतनी 50 लाख की प्रॉपर्टी के लिए पुलिस वाले आगे नहीं है। उसकी एक स्कूटी चोरी का हम पे मुकदमा दर्ज करा रखा, उसने रिपोर्ट लिखवा रखी है। तो आपके पास स्कूटी पर कैसे आपके ऊपर कर दिया मुकदमा? हमारी कहाँ से चुराई स्कूटी, क्या लिखा हुआ है उसमें? स्कूटी पहले हमारी थी, अच्छा, इसको हमने बेच दी, इसने स्कूटी ले ली। हमने यहाँ पे मंडी के चौक पे इसको स्कूटी वापस कर दी। अब ये कह रहा है कि मेरी स्कूटी इन लोगों ने चुरा लिया है। अच्छा, इसने वापस कर दिया। चुराने के लिए डाल दी, जो कि मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती। इसकी बीवी ने कहा है कि मैंने शिवा को स्कूटी दी है। अच्छा, और उसके लिए पुलिस हमें बार बार बुला रही है थाने में कि कभी तुम आओ, कभी ये आए। हमारा एक छोटा बच्चा है, मेरा 2 साल की बेटी है, हम उसे छोड़ के किसके ऊपर आए? मैंने भी बयान दे दिए वहाँ पे, इन्होंने बयान दे दिए, दोनों के बयान जा चुके हैं। उसके बाद भी बार बार बुला रहे हैं और हमारे घर की कार्रवाई कोई नहीं हो रही है इनकी। जो आपने मुकदमा डाल रखा है उसमें हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। मतलब ये जो बड़ी प्रॉपर्टी है ना, इसके ऊपर इतना दबाव नहीं बना रहे जितनी उस 50,000 रुपए की स्कूटी के लिए दबाव बनाया जा रहा है इनके ऊपर। बड़ी प्रॉपर्टी के लिए दबाव नहीं है। एक बार हम आपको वो प्रॉपर्टी भी दिखा दीजिए, जो मकान है वो भी हम आपको दिखाएंगे। दादा के नाम है ये प्रॉपर्टी। इसने ये भी बोला है कि करण घर की जो वाइफ है शिवा, उनसे कहा जाता है कि आपके हस्बैंड से ये प्रॉपर्टी मिलती है, जबकि प्रॉपर्टी जो उसी से खरीदी जा सकती है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी जब करण घर के नाम पर देंगे तो करण घर उस प्रॉपर्टी को कैसे बेच सकते हैं? और देख सकते हैं ये 2 मंजिला मकान है, ये इनकी प्रॉपर्टी है जिस पर कब्जा किया गया है और कीमत करीबन 50 लाख है। करीबन 50 लाख की कीमत है और इनसे कहा जा रहा है 16 लाख में ये मकान मैं खरीद चुका हूँ, और वो भी इन्हीं के हस्बैंड से, जबकि मकान हस्बैंड के नाम पर ही नहीं है, करण के नाम पर ही है। और कितनी ये कंप्लेंट है, आपने कितनी कंप्लेंट करी है? हम सबसे पहले ये डाल रखी है ACP साहब, SHO साहब ओल्ड, DCP साहब सेक्टर 12, दुष्यंत चौटाला जी, मुख्यमंत्री CM विंडो, हाँ जी, वो कौन गृह मंत्री अनिल विज, जिन्होंने ये कहा था सबसे ज्यादा केस तेरे ही सामने आते हैं। ACP साहब का लीडर था वो, तो दुष्यंत चौटाला जी हो गई, बाकी वही है। बाकी ये हमने RTI भी लगाई थी इसके खिलाफ कि कितने इसके मुकदमे चल रहे हैं, हमें उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। हमें ये भेज दिया गया था उसके लिए कि आपको कोई उसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, तो RTI जब लगाई गई है जिसमें जवाब मांगा गया कि इसके खिलाफ, जो अजीत भाटिया इसके खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं, जब इन्होंने RTI में जवाब मांगा तो उसमें भी इन्हें जो जवाब दिया गया है, जो दिखा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि आपको इसकी जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जा सकती। हाँ, उसमें हमने ये डाला था कि कितने केस चल रहे हैं। जब इसने प्रॉपर्टी खरीदी उससे पहले इसने सूचना दी थी अपने अधिकार महकमे में या नहीं, उसकी हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। उसके लिए हमें भेज दिया गया कि कुछ नहीं मिलेगी आपको जानकारी। और ये कह रहा है कि अगर मेरे पीछे पड़ोगे, मेरी ऊपर तो फौज है, तुम्हारी कोई पुलिस वाला नहीं सुनेगा। मतलब हमारी कोई पुलिस वाले भी सुनने को तैयार नहीं है। जो भी सुन रहे हैं इसकी सुन रहे हैं। इसके कहने पे एक बार में हमारे पास फोन आ जाता है, हम थाने जाते हैं, इसको बुलाते हैं, ये नहीं आता। अगर हम नहीं पहुंचे तो हमारे लिए सुनाने लगते हैं कि तुम टाइम से क्यों नहीं पहुंच रहे हो। और जितनी बार हम थाने गए हमसे पहले वहाँ बैठा पाता था। और ये जो एग्रीमेंट बनवाया ना, फेक एग्रीमेंट वगैरह, ये उन्होंने उस बीच बनवाया जब मेरे पापा को कैंसर था, तो हम सब हॉस्पिटल में लगे हुए थे। अब उनका डेथ हो चुकी है। उसके बाद हम सामने आए। हम 2-3 महीने के लिए गायब फरवरी थे। में ही इसने अपना 2-3 महीने के लिए हम सब बिजी हो गए, तो उस बीच इन्होंने सारा कुछ दुख में थे, परिवार का एक सदस्य गया, सिर पे से बाप का तब साया इन्होंने उठा, आप लोग दुख में थे। तब इन्होंने सारे कुछ जो प्रूफ है फेक बनवाए हैं वो बाहर सारे के इसी लोगों बीच में बातें फैला रखी थी। ये मेरा छोटा भाई है, इनके मम्मी पापा नहीं है, ये अकेले हैं। अच्छा, बहन भाई भी कोई नहीं है। मतलब इसने इनके पापा खत्म होने के बाद घर में एंट्री लेता है, सारे राज निकलवाए इनसे। उसे इस घर के बारे में पता था पहले से, और इसके सारे काम यही है कि दूसरों की, मतलब ये पीछे भी लड़ाई हुई है। हाँ, हाँ। दूसरों के ऊपर। अभी हमने मतलब ये आपकी पुलिस वीडियो वालों देखी थी, को वो ऊपर सब हाँ। फरीदाबाद पे ओम प्रकाश भाटी जी है, उन्होंने भी इसके ऊपर आरोप लगाया। और धमकी देना तो हम इनकी आपकी पुरानी बात आदत है, क्योंकि इन्होंने मेरे पापा को भी धमकी दी थी फोन पे एक बार। तो धमकी देना तो इनकी पुरानी आदत है, सब कुछ देते हैं। और 22 तारीख को हमारी ACGM में कोर्ट में डेट भी है 22 ये तारीख। अपनी पुलिस की भर्ती का कुछ ज्यादा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, आपने पूरा मामला देखा। ये जो मामला है, इस तरीके से कब्जा किया गया है इनके मकान पर, इन्हीं के मकान पर,
और इनके फादर जब एक्सपायर हुए उस बात का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि उस समय उस बात का फ़ायदा उठाते हुए कब्जा किया है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग हैं